चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चों को वन डे बिफोर का इंतजार रहता है, इस पर मैंने कोशिश की थी कि पहले ही मैंने कुछ वीडियोस, क्योंकि हर साल से ये डिमांड आ रही थी, टीचर्स की भी थी, कि पहले ही मैं वो कंटेंट दे दूं जो कि मैं वन डे बिफोर में बताता हूं। हालांकि मैं बता दूं कि वन डे बिफोर का एक मोटिव है, लास्ट टाइम रिवीजन है। ये मैं ये मान कर चलता हूं कि आपकी पूरी तैयारी है और मैं अपने हिसाब से बेधड़क जो मन में आता है वो मैं बोलता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं, और वो ऊपर वाले की आपका भरोसा कह लीजिए कि वो पेपर में आ जाता है। जैसे कि इस बार अभी 12th क्लास के वन डे बिफोर से शुरुआत की, और यहाँ तक कि एक्सट्रैक्ट जो 2 स्टेंजा और 4 एक्सट्रैक्ट आते हैं, दोनों बुक से दो दो आते हैं, तो 6 के 6 मेरे ही वीडियोज के थे। और सबसे अहम बात तो ये है कि 6 ही बताए थे, ये नहीं कि मैंने 10 बताए और 6 आ गए। 6 बताए और 6 के 6 पेपर में थे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ 12th का सेम था। तो उम्मीदें अब 10th क्लास से भी बढ़ गई है ज़्यादा। हालांकि 10th क्लास पे मैंने ज़्यादा काम किया है इस बार, क्योंकि 10th क्लास के जो नोट्स हैं, जो मस्ट डू अभी सभी जगह अवेलेबल भी है, वो मैंने इस तरीके का बनाया है कि जो बच्चा बहुत कम पढ़ पा रहा है, बहुत कम जिसकी तैयारी है, वो भी उसे पढ़कर अच्छी तरह प्रिपेयर हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये क्विक टाइम रिवीजन है, और मैंने तीनों ही कंटेंट अलग अलग तरीके से, लेटर टू हेड का तो एक अलग वीडियो ही बनाया है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने उसका एक अलग से ही एक वीडियो बनाया है। उसके बाद मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक मैडम जो है प्रीति त्यागी मैडम, उन्होंने बनाया, तो वो अपलोड किया हुआ है। और दूसरा जो है, जो दूसरी बुक है, उसका भी फर्स्ट फ्लाइट की पूरी चैप्टर्स को मात्र 1 घंटे में पूरी किताब को कराया है। तो मायने रखता है कि 1 आवर में अगर हम पूरी किताब कर पाते हैं तो काफ़ी, आपको पता ही है, टाइम लगता है। और मैंने जबकि एक्सप्लेन करते हुए समझाया है। आज इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल ही बिल्कुल मैं क्वेश्चंस बताते हुए, क्योंकि मटेरियल आपके पास है और पूरा ही सिलेबस, जैसे कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पेपर कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और इस बार जैसे कि लगातार 4 साल हो चुके हैं कि मैंने जो स्टेंजा कहा वो पेपर में आया, जो आरटीसी कहा वो पेपर में आया। ये हालांकि मैंने बिल्कुल कोई, मेरी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये आपका भरोसा या ऊपर वाले की मेहरबानी कह लीजिए, माता रानी की कृपा, जो भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन इस बार भी मैं वो कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा कि हाँ वो स्टेंजा आता है नहीं आता है। और जैसा ही मैंने जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो चीज़ें मैं बताता हुआ शुरुआत करूंगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एग्जाम में 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, अपने एडमिट कार्ड को ले जाएंगे, उसको लेमिनेट करके रखेंगे। कॉमन सी बातें हैं, तो ये सब आप जैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट पेपर है आपका, इसके पहले हो चुके हैं, तो ये सब आपको पता ही है। तो मैं बड़े फास्ट रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ। आप कॉपी पेन में वो चीज़ें लिखते रहेंगे जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे, अनसीन पैसेज से। और पेपर में ये भी ध्यान रखें, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पहले को करूँ कि बाद में करूँ। तो इस चीज़ को समझिए कि आपके पास अनसीन पैसेज जो है 2 आते हैं, है ना, 20 मार्क्स है आपका। और इस चीज़ को समझिए कि अगर वहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें लिखना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है, ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखने में गलतियां करते हैं। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर वही लिखिए, आंसर नंबर लिखिए। 1 है तो 1 लिखिए, उसका रोमन में है तो रोमन में लिखिए, अगर अल्फाबेटिकल है तो अल्फाबेटिकल लिखिए आप। फिर उसका जो ऑप्शन आंसर आता है, ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी है, सी तो सी है, ऐसे लिखिए आप। बाद में जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, ज्यादातर बच्चों का पेपर इंग्लिश में छूट क्यों जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, पूरा पेपर वो लिख नहीं पाते हैं, पढ़ने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसे में आपका टाइम बचाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप केवल आंसर के ऑप्शन लिख दीजिए बाद में, क्योंकि देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ग्रामर में मिलेंगे, 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन वहां पे हैं, है ना। तो वो हो गए। फिर पोएट्री सेक्शन में स्टेंजा है, आरटीसी है, उसमें 5 क्वेश्चन है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो 30-35 नंबर तो ऐसे हैं जिसमें हमें लिखना ही नहीं है। तो हम अपने समय को बचा सकते हैं। आंसर को हम बाद में जब समय बचे तो उसका हम, जैसे ए ऑप्शन में जो लिखा है वो उतार दीजिए। इससे एक और भी बेनिफिट, अगर आपका गलत हो गया, आपको बाद में एक ज्ञान आ जाता है पेपर में, हम क्यों हो, ए नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हम ए को सी करेंगे तो ज़्यादा आसान है, सी बाद में लिख देंगे। अदरवाइज में तो पूरी लाइन को काटेंगे। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, इसको समझने के, और हर एग्जाम में मायने रखती है, केवल इंग्लिश के लिए मेन नहीं है, सब पेपरों के लिए है। अब हम बात करते हैं कि अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे करें। तो आप ध्यान रखिए कि जो अनसीन पैसेज है
उसमें मेनली कहते हैं ना कि व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये हर बार मैंने अभी जो आप पिछले 4-5 वीडियोज को जरूर देखेंगे पेपर में जाने से पहले, सभी बहुत ही कहते हैं ना कि वैल्यू पॉइंट्स ही केवल मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो होता क्या है कि क्वेश्चन के वर्ड्स को समझिए, पहले आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे क्वेश्चन में पैसेज में लिखा हुआ क्या है, तो हमें समझने में आसानी होगी। अदरवाइज 2 या 3 बार हमें लगातार पढ़ना पड़ता है, फिर दिक्कत आ जाती है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा, फिर जहां आपको कीवर्ड्स मिलते हैं वो आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। जहां जहां आपको वर्ड कहते हैं ना स्कैन करना, कहते हैं इसको कि स्कैनिंग करते हुए चलिए। जहां जहां कीवर्ड्स मिलते हैं फिर उसको दोबारा पढ़िए। जैसे क्वेश्चन है व्हाट है तो कोई मैटर पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। वाई है तो रीजन वाला आंसर है, जैसे एज से, बिकॉज से, सिंस से, ऐसा हो सकता है, उसको देखिए। व्हेन है तो आप टाइम को देखिए, कोई डे या डेट की तो बात नहीं हो रही है। वेयर है तो प्लेस को देखिए, कहीं कोई जगह की बात तो नहीं हो रही है। कई बार क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स का भी उसमें होता है, तो उसमें बच्चे कई बार तुक्का ही नहीं लगाते। अरे नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ लगा दो, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, 50% पॉसिबिलिटी है आपके होने की। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपका वन डे बिफोर में मैं जो बता रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर होना। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला है उसके गाने को, उसके वर्ड्स को, लिरिक्स को आप समझिए। वो सिर्फ इसलिए है कि इच्छा शक्ति अगर आपकी अच्छी होती है तो हम जीत हासिल कर लेते हैं, हार मानने से काम नहीं चलता है। तो वो चीज़ मैंने इसलिए उसमें अटैच किया था कि आप उस बात को समझिए कि अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अगर एग्जाम में बैठेंगे, पूरे एफर्ट के साथ लिखेंगे। ये नहीं कि पेपर में बीच में हम हताश हो गए, क्वेश्चन देखा कोई टफ आ गया छोड़ दिया, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इत्मीनान से जो आता है पहले इजी टू डिफिकल्ट चलते चले जाइए। पहले इजी कीजिए, बाद में जब आपको लगता है तो वहां पे आप उसमें जो आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाइए। अब देखिए, जैसे कि मैं इस चीज में वीडियो में एक चीज और भी बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास वन डे बिफोर को लेकर आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं वन डे बिफोर जो लाऊंगा वो 12th की केवल इकोनॉमिक्स की होगी अब, जो आने वाले हैं, क्योंकि आप इंतजार ना करें इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैथ्स साइंस के तो ज्यादातर वीडियो 10th के होंगे ही, अभी वन डे बिफोर भी होगा। और बाकी टीचर साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में वन डे बिफोर बनाते हैं या वो अपना कंटेंट बनाकर डेवलप करते हैं, मुझे भेजते हैं, तो मैं अपने चैनल पे उसको अपलोड कर सकता हूं। इसके लिए कुछ टीचर से बात भी हुई है, लेकिन मैं अभी प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप वेट करें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेक्शन ए हो जाता है टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट ये ध्यान रखें कि 50 मिनट से ज़्यादा हमारा एक सेक्शन में ना लगे, है ना। अगर हम 50 मिनट्स की तीनों सेक्शन में लगाएंगे तो 30 मिनट्स हमारे पास स्पेयर बचेगा। अगर क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही हमने 2 घंटे लगा दिए, बाद में एक हमारे होश आता है कि हम तो एग्जाम में बैठे। तो इस चीज से समझे कि अगर आपकी इंग्लिश में आप थोड़े वीक हैं तो आप अपने टाइम को भी मैनेज करें। आंसर ऑप्शन लिख के बाद में उसको छोड़ दे, अगले ऑप्शन पे आ जाए, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आप अपने जो राइटिंग सेक्शन है उस पर आ जाए। तो मैंने जैसे कहा ही है कि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ समझा चुका हूं। मेरे अभी लगातार 4 वीडियोस देखेंगे तो 100% पेपर उसमें से आपको मिलेगा। लेकिन जो मेन जो आज मुझे लग रहा है मैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जब रीडिंग सेक्शन हमने कर लिया है, अब उसके बाद हमारा रीडिंग सेक्शन के हमने आंसर्स के ऑप्शन लिख लिए, 4-5 नहीं आया उसको छोड़ भी दिया, तो आप सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में आप ध्यान रखिए कि आपके पास राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन जो है, ग्रामर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो ग्रामर बिना पढ़े भी 12 क्वेश्चन में से 10 के 10 इजी वे में अच्छा कर लेता है। और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको हर एक आंसर इज है तो कहा हाँ ठीक है, आवाज ये भी ठीक लग रहा है, एम है हाँ ये भी ठीक हो सकता है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ग्रामर में नंबर कैसे स्कोर करे। तो मैं आपको इसमें ट्रिक्स बता रहा हूं, क्योंकि वन डे बिफोर का मकसद ही यही है। और मैंने जो ग्रामर ट्रिक्स का वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, पहले का है। लेकिन अभी मैं ट्रिक ये बता रहा हूं कि 3 से 4 नरेशन आपके होने हैं। नरेशन का ऑलरेडी वीडियो है और उस वीडियो को आप देखेंगे डेप्थ में जानने के लिए। और अभी ट्रिक बता रहा हूं कि इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, डायलॉग्स दिए होते हैं, जैसे एक बैंक मैनेजर है और दूसरा एक रिसेप्शनिस्ट है या एक क्लाइंट है, इस तरह की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ही है या शी है, लड़का है या लड़की है ना। और यूज क्या क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच तो मान कर चलिए कि उसने 2 ही वर्ड यूज किए हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर आता नहीं है तो पास्ट टेंस की बात होनी है। अब रही बात उसने कहा क्या है, तो आपको सेम टू सेम प्रेजेंट की जगह पास्ट यूज करना है। एक तो कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको कुछ देखना ही नहीं है,
ABCD में आपको आंख बंद करके कह रहा हूं, जो ट्रिक है हैज है होगा तो हेड वाला लगा दीजिएगा, इज एम आर वाला होगा तो वाज वर वाला लगा दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके का जो है, और व्हाट व्हेन वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है, तो एक चीज ध्यान रखिए, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि क्वेश्चन में दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो होता है कि जैसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो व्हाट है तो व्हाट की जगह तो व्हाट होगा, है ना। डू होगा तो डू की जगह हम जब नरेशन में वैसे बताते हैं कि इसका शॉर्टकट है डिड लगा दो, लेकिन नहीं, व्हाट डू यू नो का प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है, तो यू की जगह हमने देखा किसको, सुनने वाले को। अगर वो महिला है तो महिला के लिए हमने यू की जगह शी लगाया, अगर वो पुरुष होता तो ही लगाते, यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा तो बिल्कुल आंख ऐसे करिए, उसी को देखिए जो बोल रहा है, उसके लिए माई है, आई है, जो भी है, उसी केस में जैसे कि ही हिज हिम में से कुछ ना कुछ आएगा। अगर वो महिला है तो शी हर में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। अब मान लो इधर माई था तो माई के लिए वहां पे हिज आएगा, लड़का है तो, और महिला है तो हर आएगा। तो एक तो चीज ये, और दूसरा अगर उसने यू कहा है तो सुनने वाले को देखिए, सुनने वाली अगर महिला है तो उसके लिए शी हर में से कोई ना कोई वर्ड आएगा। यानी कि सिंपल सी चीज ध्यान रखें, आप पेपर के लिए कल के लिए बता रहा हूं आपको कि बिल्कुल ही बोलने वाला अगर महिला है, बोलने वाली महिला है और उसमें आई माई मी वर्ड का यूज किया है तो उसके लिए शी हर में से 3 वर्ड होगा, है ना। आई के लिए शी होगा, माई के लिए हर होगा, और उसके लिए भी हिज के लिए भी जैसे कि मी के लिए भी हर होगा वहां पे। और अगर वो सुनने वाला है जैसे कि वो पुरुष है तो उसके लिए क्या होगा, ही हिज हिम होगा। अब दूसरी बात मैंने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो व्हाट अगर यहां पुरुष है तो व्हाट ही न्यू अबाउट मी की जगह यहां पे जैसे कि मी है, देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, बोलने वाला ही है तो हिम हो जाएगा, है ना। कि व्हाट डू यू नो, और यू अगर महिला है सुनने वाली तो उसके लिए व्हाट शी न्यू अबाउट हिम, यानी कि सिंपल समझिए व्हाट ही न्यू। तो चेंज क्या हुआ, एक चीज जो मैं कह रहा था कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है ना, जैसे व्हाट इज यूअर नेम, तो व्हाट यूअर की जगह हर नेम वाज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे से पीछे चला जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक, ही हिज हिम शी हर में से कोई ना कोई वर्ड होगा। दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब जो पहले है वो हेल्पिंग वर्ब बाद में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो पहले है वो हेल्पिंग वर्ब बाद में हो जाएगा। और तीसरी बात, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होता है, लैंग्वेज को समझिए, राइट द वर्ड्स इन यूर ओन वर्ड्स, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं 3 या 4 जो भी होंगे, आप सिंपल लैंग्वेज में भी उसको जो बनाते हैं केवल उसी लाइन को भी आप उतार रहे हैं और आई माई मी यू यूअर यू शब्द की जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका 101% सही हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप वाला है तो डेट लगाइए, क्वेश्चन है तो इफ या वेदर वाला होगा आंसर, है ना। और इंपेरेटिव का चांस नहीं के बराबर है, फिर भी बता दे रहा हूं कि अगर प्लीज गिव मी ऐसा करके है तो 2+V1 वाला होगा। इतना करेंगे नरेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि 3 नंबर मायने रखते हैं, 3 और 4 मार्क्स मायने रखते हैं, नरेशन के क्वेश्चंस आने लग गए हैं तो आपको इसको देखिए। और नरेशन का ट्रिक भी अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देखिएगा, नरेशन पूरा मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है, नियम के साथ भी और शॉर्टकट्स भी है उसमें। अब दूसरी बात है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, इसमें भी आपको ट्रिक बता रहा हूं अभी की तारीख में। कुछ समझ में नहीं आए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या हेड प्लस V3 कर दीजिएगा, है ना। फिर भी एक नियम है जो ज्यादातर पेपर में आता है, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ग्रामर ट्रिक्स आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नियम है कि जो चीज पहले होता है उसमें हेड प्लस V3 आता है। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, डॉक्टर बाद में आया था, पेशेंट पहले मरा, तो उसके साथ हेड प्लस V3 है और बाद वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, है ना। व्हेन आई रीच्ड देयर ऑल माय फ्रेंड्स हैड गॉन, तो मेरे दोस्त पहले जा चुके थे तो हैड गॉन। तो ये ध्यान रखिए, इस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और दूसरी चीज एक और भी, जैसे कि आजकल आता है करेक्शन और एरर, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इसमें क्या करें। आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए, जो अटपटा लगे आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है उसको आप बदल दीजिए। ज्यादातर आपको एक मैंने ग्रामर ट्रिक्स में बताया है कि जो मिस्टेक्स होने के चांसेस कहाँ कहाँ पे हैं। आर्टिकल में मिस्टेक्स दे देते हैं, ए एन द में कोई ए होना चाहिए, एन दिया है ना।
कोई ऐसा हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब की ज़्यादातर मिस्टेक्स मिलती है। इज, एम, आर, वाज, वर। अब एक चीज़ आप समझिए, टू बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा बी के बाद 99%। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल्स के साथ बी लगा है तो थर्ड फॉर्म आएगा। तो इस तरह के कोई करेक्शन और एरर है जो समझ में आता है वो एक तरफ लिखिए आप, करेक्शन वाला जो वर्ड है, एरर क्या है, और उसको करेक्ट और इनकरेक्ट करके, जैसा आपको क्वेश्चन में जो वर्ड दिए हैं वैसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। यानी कि डिटर्मिनर्स, मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स के भी वीडियो, जैसे वी है तो वी के साथ मस्ट, वी मस्ट, वी शुड, सजेशंस है, ज्यादातर पेपर में आते यही है ना। तो उसके बाद आई कैन, मैं कर सकता हूं, ही कैन गो देयर, है ना। इट मे बी, इट के साथ में, रेन, इट मे रेन टुनाइट, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। वुड यू प्लीज, प्लीज वर्ड लगा है तो रिक्वेस्ट है। तो इस तरह के, हालांकि मॉडल्स के वीडियो, डिटर्मिनर्स के वीडियो, आर्टिकल के वीडियो, है ना, ये सभी अवेलेबल है। आप उसमें डिटेल में जाने के लिए देख सकते हैं। वन डे बिफोर मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराया है कि अगर आपने पहले भी वीडियो देखा हो तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा, और अभी देखकर जो चीज काम का लगे उसको आप नोट कर लेंगे तो आपका काम। ग्रामर में जैसे कहना कि बहुत बच्चे माइंड को डिस्टर्ब रखते हैं, 50-50 प्रैक्टिस करके चलते, सोचते कि ग्रामर में हम जाकर झंडे गाड़ेंगे, जबकि होता यूं है कि ग्रामर में वहां पे वही अपने अंदर एक माता घुसती है और फिर हम जो कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वही हम लगाने चले जाते हैं। तो इससे बेटर है कि अब ग्रामर में आप केवल टेंस वगैरह की थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस है उसको रखिए। बाकी क्वेश्चन आंसर जो भी आप पढ़े, टेक्स्ट बुक जो भी आप पढ़े, उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़े। उसमें देखें आप कि ये मॉडल्स क्यों यूज किया है। आप आंसर जो पढ़ रहे हैं उससे आपको दो बेनिफिट होंगे, आपका आंसर भी अच्छा होगा, आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, और आपका क्वेश्चन भी अच्छा तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 4 की। राइटिंग सेक्शन में जो मैं आपको बताऊं कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, 101% इस बार पेपर में कोई पाई चार्ट या तो एक बार डायग्राम का हो सकता है। और मैंने जो एनालिटिकल पैराग्राफ का जो पहले का वीडियो बताया है वो बहुत ही अहम है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्टकट फिर से बता रहा हूं कि केवल अबव, बिलो, फॉलोइंग वर्ड को अगर आप हटाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन का सेंटेंस तैयार हो जाएगा। पैराग्राफ एक ही होगा, एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है ना। और उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग टू द चार्ट, दिस चार्ट शोज दैट इट इज अबाउट दिस वन, इट फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस, इट डिप्स इन द मंथ ऑफ, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करिए। जो जो वर्ड आपको दिखते हैं वो आपको यूज करना है, वो आप यूज करेंगे, आपका एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने बार बार कहा, वन डे बिफोर का मकसद एक ये भी है कि आपका मोरल मैं बूस्ट करूं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको लगे कि नहीं मैं पेपर में बहुत अच्छे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हम कर सकते हैं। तो अपने आप को आप तैयार रखिए कि आपको अच्छी तरह से सोचना है, मेंटली बहुत कहते हैं ना, मेंटली स्ट्रांग होकर आपको एग्जाम में बैठना है। ये सोच के बैठना है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है ना। और अपनी तरफ से अंतिम तक ये नहीं कि जल्दी जानी है घर, जाने की जल्दी है घर पे। जब आपका पेपर फिनिश हो जाए तब भी आप उसको रिवाइज करिए। हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिले तो आप उसको करेक्ट करते रहिए। अंतिम तक आप काम करिए। ये सोचिए कि आपकी करियर की ये पहली सीढ़ी है जिस पे आप चढ़ने जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब एनालिटिकल पैराग्राफ की बात कर रहे हैं हम, राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग की 5 मार्क्स का है। अब आप ध्यान रखें, लेटर राइटिंग में बार बार कह रहा हूं, इस बार मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि लेटर राइटिंग में ऑर्डर प्लेस का आपके पास हो सकता है इस पेपर में। मैंने अभी जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें ऑलरेडी एक लाइब्रेरियन का है, नहीं उसमें शायद स्पोर्ट्स इंचार्ज का है ना, स्पोर्ट्स इंचार्ज की तरफ से स्पोर्ट्स गुड्स का है। तो स्पोर्ट्स गुड्स में बच्चे कुछ मेरे पास क्वेश्चनिंग आए कि उधर अगर बुक्स का हो तो क्या करें। तो बुक्स में हम टाइटल लिखेंगे, एक तरफ टाइटल, दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी, है ना। और बाकी मैंने जो लेटर यूज बनाए हैं, वर्ड्स बनाए हैं, मैंने कहा ना कि पूरी मेहनत इस साल, अगले साल की सारी मेहनत मेरे 12th के नोट्स पे होगी। इस साल मैंने 10th का जो नोट्स प्रिपेयर किया है, आप अगर उसको बहुत गहराई से देखेंगे तो उससे इजी लैंग्वेज ना तो किसी यूट्यूब पे आपको मिलना है, ना किसी गाइड में मिलना है, कहीं नहीं मिलना है। टू द पॉइंट जो मैं बड़े ही और बहुत ही स्कोरिंग, ये भी नहीं कि लैंग्वेज ऐसी हो कि कुछ भी हो जाए तो काम चलेगा, नहीं, लैंग्वेज भी अच्छे रखते हुए किया। अगर आप वो करते हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस का लेटर बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। 2 लाइनों का लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप सीधा उसमें लिखते हैं कि जो है, आई केम टू नो दैट यू आर द डीलर ऑफ दीज गुड्स एंड प्लीज
आई वुड लाइक टू प्लेस माई ऑर्डर फॉर द सेम। और अगर मैं अपनी उसकी लेटर की बात करूं, अपनी इस वाले में नोट्स में जो मैंने लिखा है, तो नोट्स की लैंग्वेज को अगर आप करें तो नोट्स की लैंग्वेज से तो आपका बिल्कुल हू बहू आपका वो बन के तैयार हो जाता है। इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसको बता भी देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका सबसे ऊपर सेल्फ एड्रेस आता है, फिर डेट आता है। ये 3-4 लाइनें, कई बार बच्चे कुछ भी नहीं लिखते हैं। नहीं है एड्रेस तो एग्जामिनेशन हॉल लिखे, फिर अगली लाइन में दिल्ली लिखे। उसके बाद नीचे आप क्या करिए कि जो है आगे लिखिए, जो है जो जिसको एड्रेस आपको लिखना है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको डीलर को करना है, तो वहाँ आप द मैनेजर लिखिए। फिर मैनेजर का, अब मान लो कोई कहता है स्पोर्ट्स आइटम है तो SS गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स। कोई कंपनी का नाम दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो ऐसे नाम लिखिए। फिर न्यू दिल्ली लिखिए। फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़िए, फिर सब्जेक्ट लिखिए। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। लेफ्ट लाइन की तरफ लिखना है। बच्चे बार बार डेट लिखने में गलतियां करते हैं। डेट बिल्कुल आप ऐसे नहीं लिखें कि 15/12/2000, ऐसे लिखिए आप जैसे कि पेपर है आपका कल है तो 26 मान लेते हैं, लिख रहे हैं कि 26 फेब, कॉमा डालिए, फिर 2024 डालिए, ऐसे है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखिए मैं लाइन इसको बता भी दे रहा हूं कि वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। देखिए बिजनेस लेटर में बिजनेसमैन पे इतना टाइम नहीं होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। जो इसकी मार्किंग स्कीम आती है वो भी ऐसी ही आती है। क्या लिखा है, वी आर प्लीज टू ऑर्डर, है ना, फॉर दीज गुड्स या फॉलोइंग गुड्स। और उसके बाद आपने लिखा काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स टू द अबव एड्रेस एट द अर्लीस्ट। अबव एड्रेस का मतलब जो मैंने अपना एड्रेस ऊपर लिखा है, और एट द अर्लीस्ट यानी कि जितनी जल्दी हो सके। इसकी जगह हम एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, टाइटल ये वो करके लिख दिया और एक टेबल सा बना दिया। इसके नीचे आपने लिखा ऑल द आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। अब ये लाइन का मतलब क्या है पता ही है आपको कि गुड कंडीशन में होना चाहिए, वेल बाउंड होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, आइटम मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक ऑफ दिस ऑर्डर। तो इस तरीके की लाइन लिख के ऑर्डर को प्लेस किया है। अब देखिए मैं बाकी, हालांकि एक चीज कहूंगा कि लेटर राइटिंग में आपको रिस्क नहीं लेना है। मैंने ये बताया एडिटर का, और ये एडिटर का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि 2 लेटर आप देखिए कई बार पेपर में चॉइस में किसी में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। 10th के पेपर को लास्ट ईयर का उठा के देखिए, 3 सेट में 3 डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना है तो इसके लिए मैंने कहा कि ऑर्डर प्लेस एन ऑर्डर को और लेटर टू एडिटर को। लेटर टू एडिटर की तो मैंने ऐसी लाइनें लिखी है कि जो कंप्लेंट में भी वही है और उसमें भी वही है। अब आप चाहे इसका वीडियो भी अलग है अवेलेबल, वो भी देख सकते हैं। मैं जो भी लिंक शेयर करता हूं उसमें 2 चीज़ें ये भी होती है। अगर किसी बच्चे ने, बहुत सारे अभी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं जिसमें वो नोट्स मांग रहे हैं, PDF मांग रहे हैं, तो मैं ये चीज़ बता दूं कि आपके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के किसी भी, दिल्ली के किसी भी कोने में अगर आप हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने इंग्लिश के टीचर को बोल सकते हैं। वो अपने वहाँ के लोकल जो मेंटोर्स, उनके आपके स्कूल के जो मेंटोर्स हैं उनके माध्यम से, वो ग्रुप से मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनके थ्रू वो PDF मांग सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ अपने पास रखने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने सब बच्चों के लिए बनाया है, तो आप तक पहुँच जाए। मैं अपना नंबर सब जगह शेयर नहीं कर सकता, इस कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया, आप उसमें ज्वाइन करेंगे, उसका भी लिंक अवेलेबल है, तो उससे उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। लेकिन ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है। वो चाहें तो रिसोर्सेस अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब जैसे बात कर रहे हैं हम कि ये जो लेटर राइटिंग करने के बाद अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। अब टेक्स्ट बुक में ये चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादातर बच्चे जो है पूरे साल टेक्स्ट बुक ही पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है कि टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, और वहाँ पे उनको दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि एनी लॉन्ग क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बनाया है और जो इस मटेरियल में मैंने दिया भी है, और इस बार के जो नोट्स हैं जो आपको PDF देखेंगे, अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से उसको पढ़ा होगा, तो अगर उसने शॉर्ट किया होगा तो लॉन्ग उसको अपने आप हो गया होगा, और एक चैप्टर किया होगा तो 4 चैप्टर अपने आप हो गए होंगे। मतलब समझिए, लैंग्वेज सेम टू सेम रखने का एक ही मकसद था कि अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उसके बावजूद भी हम मिनिमम एफर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने के लिए मैंने एनी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो में, जैसे कि कॉमन सी लाइन है, जैसे आप कोई भी चैप्टर कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहते हैं, जैसे मुझे लगता है कि ग्रिफिन का इस बार पेपर में 101% होना ही चाहिए, तो ग्रिफिन का क्वेश्चन में ही अगर इंक्लूड कर दिया कि अगर आप क्या करते, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ ग्रिफिन व्हाट यू वुड डू, तो आप क्या करते, तो आप क्या कह सकते हैं कि आई वुड डू द सेम थिंग। तो नहीं कहेंगे कि मैं भी वैसा करता, है ना। तो आप कह सकते हैं कि आई वुड सर्व माई नेशन,
है ना, आई वुड सर्व माई नेशन, मैं अपने राष्ट्र की रक्षा करूंगा, सेव करूंगा, है ना, आई वुड वर्क लाइक स्पाइडर मैन, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब अपनी तरफ से बनाकर आपने एक पैरा चेंज, अगर क्वेश्चन के 3 पैराग्राफ्स हैं यानी कि 3 लैंग्वेज है क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के पार्ट में, तो आपको तीनों को अलग अलग पार्ट में आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन को एक सिंगल पेज में लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा कंजेस्टेड नहीं करना है, उसके बाद 2 लाइनें छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन शॉर्ट आ पाते हैं, और लॉन्ग तो आपको सिंगल सिंगल लिखना है। लेटर राइटिंग जहां खत्म हो वहां उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। तो अब मैं चैप्टर की बात करूंगा, इन चैप्टर का भी मैं कंप्लीट रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में मैंने पहले ही कहा ना कि फर्स्ट फ्लाइट पूरी किताब आपके पास 45 मिनट 1 घंटे के अंदर का एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। यानी कि अगर आपको वर्ड टू वर्ड समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और ऐसी जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का भी है, और पोएट्री सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का भी है। यानी कि 3 जो डिफरेंट वीडियोज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन तीनों को अगर मान लेते हैं कि मेरे जो भी वीडियोज हैं आप अगर बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़कर थक चुके हैं तो आंख में बिल्कुल कहते हैं ना कान में लीड लगाइए, आराम से सोते हुए सुनते हुए 1 आर के जो वीडियो हैं 3 देखेंगे, आपका पूरी किताब का रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं केवल क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे अ लेटर टू गॉड, अभी आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इस बार के लिए नेल्सन मंडेला ग्रिफिन का है, नेल्सन मंडेला है, लेंचो का है ना। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के लिए है, टेक्स्ट के लिए है, आरटीसी के लिए है। जैसे कि आरटीसी के लिए तो मैं नेल्सन मंडेला का यूं कह रहा हूं कि आएगा या तो लॉन्ग क्वेश्चन 101% उसका आएगा, है ना। तो ये चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा। और जैसे कि स्टेंजा की मैं पहले ही बता दूं कि ट्रीज का जो स्टेंजा है 99% मैं श्योर हूं कि आपके एग्जाम में मिलना चाहिए, है ना। जो लाइक अ पेशेंट वाला जो डोज ओपन करके वो निकलते हैं, है ना, वहां पे वो 101% होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी ऑलरेडी पूरी तैयारी है, ये मानकर चल रहा हूं मैं। तो अब देखते हैं कि अ लेटर टू गॉड का जो मेन क्वेश्चंस है, मैं फुल टाइम रिवीजन क्योंकि मेन ही केवल बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही आप पढ़ेंगे, इसके अलावा और जो आपको आता है वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। देखिए ये स्टेंजा वाला जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट में भी आ जाता है कि वो सिल्वर कॉइंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है कि जो क्वेश्चन है आप उसको पढ़ें तो ये समझ जाइए कि जब आरटीसी में भी होता है तो उसमें क्वेश्चंस जो भी दिए होते हैं वर्ड टू वर्ड सिंपल सेंटेंस में, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं, है ना। यानी कि उसमें डिड है तो वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज करके आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लेंचो जैसे कि होप टू गेट अ बेटर क्रॉप दैट ईयर, है ना। तो इस तरीके से ही कंपेयर्ड, है ना। तो ही कंपेयर्ड ईडी लगाया, है ना, बिग रेन ड्रॉप्स एज 10 सेंट्स 20 सेंट्स ऐसे करके जो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि लेंचो का जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे लिखा आता है कि वुड यू डू द सेम थिंग, तो आप क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन अटैचमेंट के साथ है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू द गॉड, या व्हाई ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, या जो भी यहाँ पे पोस्ट मास्टर है जिसके बारे में बात हो रही है, तो आप करेंगे क्या। आप जब वुड यू डू द सेम थिंग तो आप लिखेंगे आई हैव फुल फेथ ओवर गॉड, है ना, मुझे पूरा भरोसा है भगवान, बट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना, कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये लाइन लिखा और उसके बाद आपने लिखा कि आई वुड ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेट, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो ये आप करके रेदर देन वेटिंग फॉर गॉड, तो ये करके आपने आंसर को अटैच कर दिया, इसी में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी आए तो आप देखिए, एक तो मेरा टेम्पलेट है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो मेरे टेम्पलेट पे चले जाइए, उस टेम्पलेट को यूज कीजिए। जब डायरी एंट्री है इस तरीके का दिया हुआ है तो डायरी एंट्री के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि डियर डायरी आई लव यू, यू आर वेरी क्यूट, है ना। इस तरीके की 3-4 लाइनें, इसको तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे लाइन है हमें वैसे याद होता है ना। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, है ना। और उसके बाद लिखें कि आई गॉट 70 pesos बट आई गॉट अपसेट, है ना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन माई 30 pesos। तो ये क्या है, ये केवल आपने उसी आंसर में ही और लेंचो की जगह आपने आई वर्ड का यूज किया। और लास्ट में फिर डियर डायरी आई लव यू टू मच, है ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स सी यू अगेन करके और फिर आपने थैंक यू कर दिया, हो गया डायरी, डियर डायरी। और जो डायरी का फॉर्मेट है वैसे हमने क्वेश्चन को जो ऐसा आता है हमने इसको डिफिकल्ट बना लिया माइंड से। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है,
ये इजी है। हमने बस इसको माइंड में सोचना है कि इसका अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए ज्यादा स्कोरिंग है मार्क्स लेना, और हम अपने कंटेंट पे जो है वो भी कर सकते हैं। जैसे स्टोरी भी होता तो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, है ना, एंड ये वो करके हम जब लिख रहे हैं कॉमन सेंस सेंटेंसेस मैंने स्टोरी राइटिंग में दे रखा है, नोट्स में भी अवेलेबल है। तो उसमें कंटेंट जो आपका टेक्स्ट का जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उससे इंक्लूडेड आपको कुछ लाइनें मिल जाएंगी, वो आपको इंक्लूड करना है, वो फर्स्ट पर्सन में करना है और आपका आंसर तैयार है। यानी कि माइंड से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो ज्यादा इजी है बजाय मुश्किल होने के। ठीक है, जैसे अभी 12th क्लास में जैसा क्वेश्चन दो दो चैप्टर को मिक्स करके आया है, आपके 10th में आने की संभावना नहीं है। इतने डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों पे। आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ, क्वेश्चन में अगर डायरी एंट्री करने को आ रहा है, जैसे आप हरी सिंह है लौट कर आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है आप लिखिए, तो उसमें आपको ये समझना है कि 3-4 लाइनें तो जैसे मैंने बताया वो लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए कि वाई ही केम बैक था तो ही की जगह आई केम बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेल्सन मंडेला की बात करें, ट्विन ऑब्लिगेशंस, है ना, ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मीन, या हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। अब अगर आप इन दोनों आंसर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों का आंसर ही सेम लिखा है। उसके बाद लॉन्ग में भी सेम लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर भी कह रहा हूं ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट या आरटीसी के लिए भी कह रहा हूं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और देखिए दोनों की लैंग्वेज सेम है, तो मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा है कि मंडेलास फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड किसको कहते हैं? रंग भेद की नीति को कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन बीइंग एबल टू गो एनीवेयर ही लाइक एंड डू व्हाटएवर ही विश्ड। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी एक अपने पहले के अभी वीडियो में बनाया बताया भी है, तो इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा कि यानी कि ये जो सेम क्वेश्चन है आपके इसमें आंसर में बन के आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब देखिए, या ब्लैक एरोप्लेन, दोनों में बात करते हैं कि मिस्टीरियस प्लेन है या रहस्यमय है, क्या सोचते हैं आप, है ना, आपको क्या लगता है? तो इट मे बी इमेजिनेशन। और जो मैंने आंसर यूज किया है, जो इसके आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे सेम टू सेम लैंग्वेज, आपको इसमें कहीं पे भी अलग करने की जरूरत ही नहीं है कि ब्लैक एरोप्लेन अम्यूजिंग स्टोरी है और वो मिस्टीरियस प्लेन है। तो इसका आंसर केवल आपको बस बता रहा हूं आपको कि जो इसका अगर कोई पेरिस वाला एक आरटीसी है इसका, जो पेरिस वाला आता है कि पेरिस टू लंदन एंड सो ये वाला, तो वो भी आप पढ़ते हैं तो हु इज द स्पीकर, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ये सब देख लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड लेकिन मैं बता रहा हूं कि नेल्सन मंडेला ही है ना, ग्रिफिन का चैप्टर ही है, लेंचो का ही है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल वाली है। लेकिन फिर भी बाकी चैप्टर्स को भी आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अब देखिए डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक क्वेश्चन, एनी सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हाउ, है ना, टीचर्स को वो अनप्रिडिक्टेबल कहती है। हाउ शी मेड हिम रियलाइज दैट टॉकिंग इज हर ट्रेट, है ना, स्टूडेंट्स ट्रेट, कैसे वो रियलाइज कराती है, क्वैक 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 वाली जो बातें। तो उस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। दूसरी बात की पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, है ना, टीचर्स को अनप्रिडिक्टेबल भी कहती है और पेपर में पेशेंस है। और ये वाला जो कहते हैं ना आरटीसी में या तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनी फ्रैंक का फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब आपको एक चीज और कहूं कि इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि सेम टू सेम है। और बेकर ग्लिम, ये जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है इसके अंदर लेजेंड्स ऑफ टी बगान का जो है टी लीव्स के बारे में जो लेजेंड्स है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं। आपको करना क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन को मेरे टेम्पलेट पे अगर आप यूज करते हैं तो लॉन्ग बन जाता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो है कि हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, या व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। देखे, या प्रॉफिटेबल प्रोफेशन देखे, तो हर क्वेश्चन के सेम आंसर है, कोई इसमें अलग नहीं है। आप नोट्स में उठाइए, दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो कोई इसका आरटीसी, क्योंकि आरटीसी इस बार चेंज करके आए थे इसलिए मैं 2-3 एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। अब देखिए मैक्सवेल का जो एक क्वेश्चन है कि जो वो कहते हैं कि बिल्कुल ही द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, है ना, तो क्वीन ऑफ हर काइंड कहते हैं। मैं आप अगर मैक्सवेल वाले चैप्टर के मेरे नोट्स देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन के नोट्स को 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया है और 15 क्वेश्चन का मायने रखता है, सेम आंसर है और लैंग्वेज अप टू मार्क है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने कर दिया कि मिजिबल एंड द मैजिकल आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन,
एक तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, एक उसके क्वेश्चन है प्ले, कौन कौन से गेम खेलता है उससे रिलेटेड, और दोनों के तीनों के आंसर लगभग सेम सेम है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन मैंने जो अभी बताया है वो ये कि मिजविल का प्ले कौन कौन से एक्ट कैसे कर रहा है, और दूसरा कि द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड उसको क्यों कहता है, बिकॉज शी हेल्प हिम, है ना, वो उसकी कैसे मदद करती है। आंसर पहले ही, अगर आपको टेक्स्ट को ढंग से देखना है तो आप वीडियो को देखेंगे, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। वल्ली का एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, हु वाज वल्ली एंड व्हाट वाज हर डीपेस्ट डिजायर, और लास्ट में व्हाई शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। जब गाय को मरते हुए देख लेती है तो वो बाहर नहीं देखती फिर, है ना। तो एक तो क्वेश्चन वो और व्हाट वाज, दोनों ही सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल मिलेंगे इस बार के क्वेश्चन पेपर में, और लॉन्ग क्वेश्चन भी जितनी टफ की उम्मीद लग रही है लोगों को नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी इजी होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो अटपटा सा हो। जो मैंने चैप्टर बोले हैं वो फिर मैं उस चैप्टर पे आऊंगा तो बता भी दूंगा। सरमन एट बनारस का कि व्हाट वाज किसा गौतमी आस्क फॉर, है ना, या थीम क्या है कि मैन इज मॉर्टल, है ना, मैन मॉर्टल है, डेथ इज द नेसेसरी एंड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। तो यही इसका थीम है, इसी पे बेस्ड आंसर है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। इस पे भी मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। अब प्रपोजल की बात करूँ, ये आरटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीसी के लिए इसके साथ ही जैसे कि वो कहता है कि व्हाट अ बर्डन ऑफ अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। तो वो लाइन क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन है इसका कि डिस्प्यूट क्या है इनके बीच में। तो एक सिंपल आंसर, टू टाइम्स का जो डिस्प्यूट है, पहले ऑक्सन मिडोज पे है, बाद में सुपरेटिव ओवर दियर डॉग्स का है। तो इसी क्वेश्चन को आपको देखना है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन में सब में आप थीम पे बेस्ड चले जाइएगा कि दे वर क्वारलसम, दे हैव नॉट अ जेन्युइन लव फॉर ईच अदर वन अनदर, है ना। तो ये सब चीजें हैं इसका। अब देखिए हम आ जाते हैं पोएट्री सेक्शन पे, है ना। हर चैप्टर के अगर आप मेरे लाइंस को पढ़ेंगे, एक बार मैं बोल भी देता हूं, अगर कोई चाहे तो लिख सकता है, और ऊपर सीसी करके होता है, अगर जो वर्ड्स है उसको सुनने में दिक्कत हो रही है तो सीसी को आप दबाएंगे तो वर्ड्स लिखे हुए भी आ जाते हैं। तो जैसे कि जस्ट ऑफ स्नो टाइटल आपने दिया बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना। अब यहाँ पे टाइटल में जो पोइट का नाम भी आ गया, ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स, ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स। जो वर्ड आपको इजी लगे वो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस को बताया है किसके, यहां पे लिखा जैसे कि पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ्स, यानी कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस, जो कहते हैं ना कि ऑल आर टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन, सुख और दुख दोनों ही एक ही क्वाइन है। तो मेन चीज क्या है, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, दैट इज द मेन थीम। तो यहाँ पे यही लाइन अगर मैं दूसरे चैप्टर में यूज कर रहा हूँ फायर एंड आइस में, तो इंपॉर्टेंस ऑफ के बाद मैंने लगा दिया है पीस ऑफ हार्मनी इन आवर लाइफ, है ना। वो चैप्टर पीस ऑफ हार्मनी से है, यानी कि हर चैप्टर में टाइगर इन द जू की बात करें तो पीस, इंपॉर्टेंस ऑफ की जगह फ्रीडम इन आवर लाइफ लगा दिया। अब देखो लैंग्वेज सेम है, पोएट का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि आता है नेम ऑफ द पोएम, तो नेम ऑफ द पोएम इज, फिर उस टाइटल पोएम का नाम लिख दीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, नेम ऑफ द पोएट इज इन्वर्टेड कॉमा में पोएट का नाम लिख दीजिए। मैंने हर एक नोट्स में, और मायने रखता है कि 10-10 क्वेश्चंस की जगह सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन एक पोएम कर दिया है। और उसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि पेपर में 99% आएगा। तो क्या आएगा, द ट्रीज का स्टेंजा, जो एक्सट्रैक्ट जो वो है कि डिसएंगेज द होल नाइट, रूट्स विल वर्क, है ना, डिसएंगेज देमसेल्व्स वाला एक स्टेंजा है, मैं पढ़ देता हूं कि जो है उसके पहले एक और पहले दिख रहा है मुझे कि बॉल पोएम का दिखाई दे रहा है। बॉल पोएम का बता देता हूं कि बॉल पोएम का भी स्टेंजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि उसका बॉल चला गया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल, है ना। यानी कि क्या है, द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, जो ये वर्ल्ड ऑफ पोसेशन है, पोसेसिव वर्ल्ड है, उस पोसेसिव वर्ल्ड में जो चीजें किस तरीके से आती हैं उसके ऊपर है। तो मैं आंसर्स कह रहा हूं कि जो भी पोएम है, जो भी क्वेश्चंस है, वो उन्हीं चीजों पे बेस्ड है कि आपको उसको समझना है। और मैंने जैसे कहा कि नेल्सन मंडेला का एक चीज है कि उसका जो आरटीसी जो मैं बार बार कह रहा हूं नेल्सन मंडेला की, वो ये है कि आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, है ना, कि करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर,
कि absence of fear नहीं है, but the triumph over it, उस पे विजय है ना। यानी कि जो पूरा थीम उसी पे बेस्ड था, और उसी के साथ एक दूसरा भी है जो कि जो है नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, जो कि किसका है, उस वाले का है जो आपको कहते हैं ना कि गोवा का। अब यहां जब मैं पोएम के स्टेंजा की बात कर रहा हूं तो कहता ऑल नाइट द रूट्स वर टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्लास। पूरी रात रूट्स जो है वर्क करेंगे। यहाँ क्या इमेजरी है, एक तरह का इमेज क्रिएट करना चाहता है। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसके माध्यम से जब कोई पोइट कुछ कहना चाहता है तो इमेजरी है। मैं आपको बता दूं कि जो पोएटिक डिवाइस पे मैंने जो पोएम मैंगो मैन लिखी है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है, और उसमें सारे ही पोएटिक डिवाइसेस मैंने यूज किया। 10th का पेपर खत्म होने के बाद आप अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से मंगाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं कहता। और मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए वन डे बिफोर भी बनाता हूँ कि मैं खुद को बड़ा स्टूडेंट अच्छा ही नहीं मानता कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने की। तो ऐसे ही आपको भी कहता हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते रहना चाहिए, है ना, और अपनी वीकनेस पे काम करते रहना चाहिए। तो जब आप वीकनेस पे काम करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। अब इसमें क्या है कि लाइक वर्ड जब भी लगा है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, तो क्या है, सिमिली है। लाइक नहीं लगा होता तो मेटाफर होता। तो ये वाला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉल पोएम का बताया और एक ये बताया। मैंने कहा ना पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ वो ये है जिसको आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेंगे। वन डे बिफोर का आपको इंतजार भी इसीलिए रहता है, जो मैं बताता हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, द पोएट वांट्स टू टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द करेज टू बियर द लॉसेस इन आवर लाइफ। बॉल पोएम का जो यही थीम था कि हैविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर। अगर आप कुछ चीज़ों को लाइन को देखें पोएट्री में, अगर देखें कि वी शुड लिव इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, मैन इज मॉर्टल, नेचर इज इमॉर्टल, ये सब तो ऐसी ऐसी लाइनें हैं, लिख लीजिएगा अभी मैंने बोला जो, है ना, रिपीट करके आप उसको देखेंगे और लिख लेंगे। ये सब ऐसी लाइनें हैं, कहीं पे भी लॉन्ग में, शॉर्ट में, आर्टिकल में, पैराग्राफ में, हर जगह यूज हो जाते हैं। अब देखिए अमांडा का कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। हालांकि पेपर में मुझे नहीं लगता कि इस बार इसका कोई स्टेंजा आएगा, लेकिन फिर भी अमांडा का व्हाई शी वांटेड टू बी ऑर्फन, तो कहा ना कि शी, यहाँ पे जो लाइन ऊपर था, एक लाइन अगर आपने याद किया है तो उसी में आप इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन आवर लाइफ, है ना, यहाँ पे भी चाइल्डिश लॉन्गिंग्स है, ये बच्चों की इच्छाएं होती है, दे डोंट वांट टू बी इंस्ट्रक्टेड। अमांडा पे लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया तो आप समझिए शॉर्ट क्वेश्चन की जगह लॉन्ग बनाना बड़ा टफ हो जाता है। चाहे वो एनी ग्रेगरी है, बड़ी फिलोसॉफिकल स्टोरी है, ये पोएम है। कहने का मतलब बड़ा डेप्थ की मीनिंग रखता है ये। तो इसीलिए इन चीजों पे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा आता है तो मान कर चले कि आप थोड़ा भी लिखेंगे तब भी फालतू नंबर मिलेंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये है कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में ही प्रिपेयर रहिए, जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है वो बना के करिए। अब देखिए द ट्रीज मैंने पहले ही बता दिया, और ट्रीज की लाइनें भी मैं बता देता हूँ कि अगर आएगा पेपर में 101% ये लाइनें आपके यूज होने वाली है, चाहे वो स्टेंजा में हो जाए चाहे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में हो जाए। द ट्रीज बाय अल्फ्रेड रिच ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ये कन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है मैन एंड नेचर के बीच में। हम चाहते हैं पेड़ों को जमीन के अपने घर के अंदर रख ले, दे आर नेचुरल थिंग, है ना, या हम महिलाओं को चाहते हैं कि वो घर में रह ले, या हम किसी और को चाहते हैं कि हम बाउंड करके रख ले। पूरा चैप्टर अपने आप में सिंबॉलिक है, जो कई चीजों को बताना चाहता है पोएम, है ना। द फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज विच कांट बी confined to houses, है ना। मेन थीम यही है। इट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन आवर लाइफ, है ना। तो पोएम का थीम इन्हीं चीजों पे है। अब देखिए कि जो द टेल ऑफ कस्टोर्ड का द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए केवल यही कि जो इसका स्टेंजा है किस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे अगर है तो ये है जब वो यूँ कहता है कि बार बार उस चीज़ की बात कर रहा है वो, और वो ये कहता है कि बट नॉटिंग लाइक एन इंजन क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन with the clatter and a clank and jangly squab he went at the pirate like a robin at the worm, है ना।
बड़े सुंदर लाइनें हैं इसमें, देखा अगर कि कस्टर द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियल योर ट्वेल योर ड्रैगन्स ऑन हिज टोज। यानी कि कितनी अच्छी राइम स्कीम के साथ पोएम है। इस पोएम में अगर आप जाते हैं तो ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेवरी, है ना, ब्रेव नेवर बोस्ट्स, यही इसके थीम पे, इसी पे क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और रही बात, मैंने कहा ना कि एक एक क्वेश्चन ही अगर मैंने टेक्स्ट में यूज किया है तो उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है ना। और फिर भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड कहा, वो वही है, लास्ट में फिर बोलूँगा। लेकिन इनको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर से अगर हम एक क्वेश्चन भी ना करें तो हमारे साथ खुद के साथ अत्याचार हो जाएगा कि हम भाई इतनी भी नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें भी बताना जरूरी है। अब देखिए एनी ग्रेगरी का क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टिंक्ट्स, कहते हैं ना स्पिरिचुअल ब्यूटी रेदर देन फिजिकल ब्यूटी, है ना। एनी ग्रेगरी क्या कहती है, यही तो कहती है कि आई कैन डाई माई हेयर कलर, है ना। तो वो क्या है, नेचुरल ब्यूटी जो है, लव इज नॉट कन्फाइंड विद एज, टाइम एंड एनीथिंग एल्स, है ना। इट इज नेचुरल थिंग एंड इट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, इट इज वेरी प्योर, है ना। What does the poet wants to say here? तो यहाँ पे आंसर भी वही है। Kenny's reply, the poet has made clear his preference for internal beauty over physical appearance. Internal beauty over physical appearance, यानी कि उसने इंटरनल ब्यूटी को प्रेफर किया है, फिजिकल अपीयरेंस को नहीं किया है। हालांकि दूसरा व्यक्ति कहता है स्पिरिचुअल कि सेंट हैज टोल्ड दैट ओनली गॉड कैन लव, लेकिन मेन दोनों में प्रेफरेंस पोएट ने किसको दिया लास्ट में, एनीज के रिप्लाई को। अब बात करते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई दे वांटेड टू कीप ट्रिकी एज द परमानेंट गेस्ट ऑफ मिसेस फम्फ्रेका। शी वाज वेरी केयरिंग लेडी, है ना। तो ये केवल आप एनी कैरेक्टर स्केच वाला आंसर मेरा उठा के देख लेंगे आप, या आप एनी लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका आंसर है उसको देख लेंगे, तो आपको आगे पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं है। और इसमें भी जो आपके नोट्स में मैंने वो इंक्लूड किया हुआ है, इसके अलावा आपको इसको कुछ और करना नहीं है, केवल वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का बता दूं कि स्टोरी अबाउट द रॉबरी ऑफ द रॉबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आपको बता दूं कि इस बुक से दो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं, एक ग्रिफिन और एक दूसरा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दो ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऑलरेडी सेट्स में भी आते हैं, तो इसलिए मैंने दो बताए हैं। इसको आप बड़े ढंग से उसको समझ के करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज ए स्टोरी अबाउट द रॉबरी ऑफ द रॉबर है, ये जो क्वेश्चन है ना, हॉरेस वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड। कहते हैं ना कि जो चैप्टर है इसका, उस चैप्टर में जो कहते हैं ना कि हॉरेस डेनबी मान लेते हैं जेल चला गया, एंड देन आफ्टर ही राइट्स अ डायरी, वो लिख रहा है, क्या लिखेगा, यही तो लिखेगा कि, या बाद में उसका कन्वर्सेशन, कोई कह रहा है कन्वर्सेशन दोबारा मिल गई और कन्वर्सेशन लिखिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। क्या करना है, एक बार हॉरेस डेनबी, एक बार लेडी, हॉरेस डेनबी लेडी 5 बार लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, है ना, आई एम फाइन, ये है ना, एंड वो उसकी तरफ वो लेडी क्या कहेगी, लेडी ये कहेगी कि आई एम वेरी सॉरी यू वर इन ट्रबल, तो कहेगा नो नो आई डोंट थिंक यू हैव मेड एनी मिस्टेक, है ना, इट वाज जस्ट माय पनिशमेंट व्हाट हैव गॉड गिवन टू मी एंड सो और सो करके ऐसे करके लिखेगा, 4-5 लाइनें करके। उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसको आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे, आई और माई, कि इट वाज माई प्लानिंग दैट आई वुड गो देयर एंड सो करके। तो इस तरीके से करना बड़ा आसान है, कन्वर्सेशन में बहुत ही आसान है। 5 बार उसका नाम, 5 बार इसका नाम, और लास्ट में ओके थैंक यू करके आपने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में आपको कंटेंट कहाँ से लेना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको थीम पता है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसमें जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल सा लिखा, और ये सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल है ना, कि चोरों के यहाँ भी चोरी हो गई, तो किस तरीके से उसको मैंने आंसर बनाया, और आंसर कॉमन आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके चैप्टर में। और ग्रिफिन मैंने कही दिया है 99 के 100% आपके पेपर में हो सकता है कि ग्रिफिन, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, तो आप उसमें ग्रिफिन का आंसर लिखने के बाद आप उसको लिख सकते हैं कि मैं एज आई वुड वर्क लाइक स्पाइडरमैन, है ना, या जो भी है, आई वुड वर्क फॉर नीडी पीपल, आई वुड डिफेंड माई नेशन, आई वुड गो फॉर आर्मी, है ना। तो ऐसे वैसे करके आप कुछ भी पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए
शॉर्ट क्वेश्चंस अगर उसमें लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट आता है, तो शॉर्ट में आईपिंग विलेज का जो एक्सपीरियंस है या मिस्टर जाफर्स के साथ जो एक्सपीरियंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट है उसका थिएटिकल कंपनी का। अब है इसके बाद अ ब्राइट लर्न व्हाट ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, है ना, व्हेन ही डजंट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। देखिए व्हाट लेसन डज अ ब्राइट लर्न, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदर्स का रोल। और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप इसका कर सकते हैं, इसके अलावा इस पे बहुत ज्यादा करने की वो नहीं है जरूरत। बाकी तो कहा ना आप कि बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट, व्हाई, हाउ डज अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट, पहले ही मैंने बहुत कम लिखा है, उस पहले बहुत कम में से भी बहुत कम मैं बता रहा हूँ कि इसके दो क्वेश्चन ही आप इसको कर लें, वही आपका सफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए नेकलेस भी मेरे अकॉर्डिंग इस बार बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज र्यून, हाउ कुड मटिल्डा हैव अवॉइडेड हर र्यून, जो अपने कैसे अवॉइड कर सकती थी, या हाउ डज द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ लॉइजल्स लाइफ, है ना, कि लॉइजल की लाइफ कैसे चेंज हो जाती, बस केवल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भोलीज का रोल, टीचर का रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मैंने दूसरे चैप्टर कहे हैं, लेकिन इसमें रोल ऑफ टीचर का क्या है, शी प्लेड अ रोल एज अ नेशंस बिल्डर, है ना, कि एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में काम किया उसने, तो केवल इसको देख लीजिएगा। बुक दैट सेव्ड द अर्थ का एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस बार आपको 100% पेपर में देखने को मिल सकता है, वो ये है कि व्हाई डिड थिंक टैंक इवैक्यूएट मार्स एंड माइग्रेट टू अल्फा सेंचुरी, है ना। ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो इसको एक कंटेक्स्ट बना के दिया जा सकता है, लेकिन थिंक टैंक वाला एपिसोड कुछ न कुछ, जैसे कौन कौन से उसके आर्मी के थे और वो बुक्स को क्या मानता है, जैसे कहता है कि अर्थलिंग्स आर वेरी फूडी, वो बहुत फूडी हैं, और ही कंपेयर्ड इट विद द बिस्किट्स एंड स्नैक्स जो भी है, तो वो आप इसको देख सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार मैं दोबारा से अब रिपीट कर दूं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया है, हो सकता है 2 4 5 चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी बोली हो, वन डे बिफोर है, क्योंकि आपका मकसद तो यही है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो आपको बता दूं कि लेंचो वाला क्वेश्चन, मंडेला वाला क्वेश्चन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और आरटीसी के लिए भी। जैसे नेल्सन मंडेला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% नेल्सन मंडेला और ग्रिफिन का आपको कुछ ना कुछ इस बार के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। सरमन एट बनारस का जैसे कि कोई खास वो नहीं है ना, मुझे नहीं लगता कुछ खास इसमें, हाँ, लेकिन वो किसा गौतमी वगैरह का जो आरटीसी है जो शुरुआत का है, वो उसका थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टेंजा में मैं फिर से कह दूं कि ट्रीज का मेरे अकॉर्डिंग 101% मुझे लगता है कि वो पेपर में हो सकता है, बॉल पोएम दूसरा है और द टेल ऑफ कस्टर्ड थर्ड है, जिसका वो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा लेटर के लिए फॉर ऑर्डर प्लेस एंड एडिटर का है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत बच्चों ने ऑर्डर प्लेस का नहीं किया होगा तो उसको जरूर कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि इस बार पेपर में हो सकता है। और जो पाई चार्ट वगैरह का जो एनालिटिकल पैराग्राफ आपके पेपर में हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग पेपर आपका बहुत अच्छा, बहुत आसान होने वाला है, पिछली बार की तुलना में पेपर इस बार का आपका ईजी होगा, है ना। और ये 101% मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को श्योर होकर कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से पेपर करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा आप करके आएंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वन डे बिफोर अभी 10 घंटे के बाद इस वीडियो को कोई नहीं देखेगा, जो भी देखेंगे 10 घंटे में ही देखेंगे, क्योंकि अब टाइम भी कम है, कल ही पेपर है आपका। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मुझे आप सबकी को अपनी तरफ से बेस्ट विशेष। और जहां आपको लगे कि जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है आप वहां स्किप कर सकते हैं, मेरा मकसद अपने व्यूज या आर्स बढ़ाना नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको सारा का सारा क्विक रिवीजन पूरी किताब का कराऊं, और इसी उम्मीद से कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मेन मकसद आपके अच्छे मार्क्स और आपके अच्छा फ्यूचर है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू।